हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसकी शुरुआत करेंगे। बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्बेंसेस होता रहता है, तो हम सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है? कभी कभी आपने बहुत सारी चीज़ों में धक्का भी मारा होगा, कुछ चीज़ें आपने अपनी तरफ खींची भी होंगी। तो फोर्स सिंपली इट इज सिंपली पुश और पुल। इट इज पुश और पुल। तो कुछ चीज़ों को आप खींचते हैं और कुछ चीज़ों को आप धक्का मारते हैं, उसको आपने क्या नाम दे दिया? फोर्स का। लेकिन फोर्स जब पुश करे या पुल करे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो फोर्स डिटरमाइन करती है 4 फैक्टर्स को। जब आप पुश करेंगे या पुल करेंगे तो ये 4 फैक्टर्स को डिटरमाइन करती है। कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं? तो इट इज पुश और पुल विच, पहला पॉइंट, changes or TENDS tends to change motion in a body। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो उसको कहाँ लेके आ सकती है? मोशन। तो ये चेंज कर सकती है या चेंज करने की कोशिश कर सकती है। द मोशन इन अ बॉडी, यानी कि बॉडी पहले रेस्ट पे थी, आपने उसको मोशन में लाया है। तो अगर ये मार्कर रखा हुआ है, रेस्ट पे है, मैंने क्या ताकत लगाई और ये मोशन में आ गई, तो वट एवर आई एम अप्लाइंग इज अ टाइप ऑफ फोर्स। चेंजेस और टेंड्स टू चेंज रेस्ट इन अ बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मोशन में ला सकती है। तो आप इसको लिख सकते हैं रेस्ट टू मोशन। नेक्स्ट में चेंजेस द बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। इसमें सेम कहानी है, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज अ बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। ऑलरेडी वो बॉडी मोशन में थी, आपने क्या किया? उसको रोक दिया। जैसे किसी ने आपको फुटबॉल किक करके भेजी, फुटबॉल आपके पास आ रही है चलते और आपने उसको रोक दिया, तो मोशन को आपने क्या कर दिया? रोक दिया। तो मोशन टू रेस्ट, तो जो आपने अप्लाई करी कोई बॉडी फुटबॉल को रोकने में, वो क्या हो गया? एक टाइप ऑफ फोर्स। तीसरा, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। अगर कोई फुटबॉल आपके पास आ रही है और आपने दोबारा से किक मार दी, तो आती हुई फुटबॉल की जब आप किक मारेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपने क्या अप्लाई करा? फोर्स। फोर्थ, चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। आपके पास कोई चीज है, आपने फोर्स अप्लाई करी और इसकी शेप और साइज दोनों चेंज आपने कर दी, तो आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। तो फोर्स के आपने देखे 4 टाइप्स हैं। टाइप्स होंगे कि जो पुश और पुल से आपने फोर्स के 4 काम किए। पहला, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी तो उसको मोशन में लाई। सेकेंड, अगर कोई बॉडी मोशन में थी तो आप उसे रेस्ट में लाए। तीसरा, आपने बॉडी की डायरेक्शन चेंज करी। और चौथा, आपने बॉडी की शेप और साइज चेंज करी। अब हम पढ़ते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है। फोर्स, इसको आप कैपिटल लेटर F से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू मास, फोर्स इक्वल्स मास इनटू
एक्सेलरेशन, मास को आप स्मॉल एम से और एक्सेलरेशन को स्मॉल एम से, तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इक्वल्स m इंटू ए, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसकी जब आप यूनिट निकालेंगे तो उसकी जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो फोर्स अगर 1 न्यूटन है तो मास होगा 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई 1 इंटू 1 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन के अंदर 1 किलोग्राम मास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जब चलेगा तो हम कहेंगे उस पर फोर्स लग रही है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या है? 1 न्यूटन इज द फोर्स व्हेन 1 kg of body accelerates with an acceleration of 1 meter per second square। तो अगर 1 किलोग्राम की बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, मूव कर रही है, देन द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। अच्छा, ये SI सिस्टम है। तो इन CGS सिस्टम, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यूनिट ऑफ फोर्स होती है DYNE, डाइन। इसको कैसे लिखेंगे? आपने लिखा 1 न्यूटन तो 1 डाइन इक्वल्स, जहां 1 किलोग्राम लिख रहे हो वहां क्या लिखेंगे? 1 ग्राम। जहां 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हैं वहां लिखेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कोई सिंपल नहीं होता है, डाइन को डाइन ही लिखा जाता है। तो 1 डाइन के अंदर ये वैल्यू आपकी आ गई। अब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 1 न्यूटन और 1 डाइन में क्या रिलेशन है, हम वो भी निकालते हैं। तो हम निकालेंगे अभी रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। आपने पढ़ा 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड में 1 ही सेकेंड होता है। तो 3 जीरो और 2 जीरो हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 5 इंटू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए जरा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1 डाइन। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 10 की पावर 5 इंटू 1 डाइन। और 10 की पावर 5 को जब आप 1 डाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिख कितने? 10 की पावर 5 इंटू 1 10 की पावर 5 DYNE डाइन, यानी कि 1 न्यूटन के अंदर 1 2 3 4 5 DYNE होते हैं। तो ये रिलेशन है आपका कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये रिलेशन, ये सारी चीजें आप वीडियो स्टिल करके नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्स। तो हमने पढ़ी कि फोर्स कितने टाइप की होती है। अभी तक हमने पढ़ा कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। अब हम देखेंगे कि फोर्स कितने टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, आपके बुक में 2 ही टाइप की फोर्सेस दे रखी हैं,
बैलेंस्ड फोर्सेस, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है? ये मार्कर है, मैंने इसको दो लोगों को पकड़ा है, एक ने यहां से पकड़ा और एक ने यहां से पकड़ा और खींचा इसको। यहाँ बीच में एक पॉइंट था, तो जब इस मार्कर को आप पकड़ेंगे दो लोग, कुछ लोग इधर से पकड़ रहे हैं, कुछ लोग इधर से पकड़ रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है। कुछ यहां से खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कुछ यहां पर खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस लगा रहे हैं। लेकिन इसका जो सेंटर वाला पार्ट था वो ना इधर खिसका ना इधर खिसका। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपने यहाँ एक रेड रिबन बांध दिया, रेड रिबन, और वो रेड रिबन यही है, तो इधर भी एक आदमी खींच रहा है, इधर भी एक आदमी खींच रहा है, लेकिन ये मार्कर ना इधर गया ना इधर गया, अपनी पोजीशन उसने चेंज नहीं की। रेड रिबन जिस पॉइंट पे था वो उसी पॉइंट पे है। ये कंडीशन तो तभी पॉसिबल है जब दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगे। Balanced forces are those forces which are applied on a body, doesn't bring any change in the motion of the body, in the state of the body. Body was at rest and again it will remain at rest. So balanced forces is the force which does not bring any change in the state of the body. If the body was at rest, then it will remain at rest. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस F1 इज इक्वल टू F2 है, फोर्सेस इक्वल हैं, तो नो चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे थी और वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो ऐसी फोर्सेस को कहा गया बैलेंस्ड फोर्सेस। सेकेंड एग्जांपल क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब अगर मैं किसी मार्कर पे फोर्स लगा रहा था, एक इधर और एक इधर, लेकिन मार्कर एक साइड में चला गया, ये पॉसिबिलिटी एक साइड में जाने की तभी पॉसिबल है जब या तो F1 बड़ी हो या F2 बड़ी हो। तो अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हम डेफिनेशन पढ़ें तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब हो गया कि फोर्सेस व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी। इट मींस in this condition the body was at rest, there was no change in the condition, but in this state there is a change in the state of the body will come in motion। reason क्या है कि अगर F1 बड़ा है F2 से और F2 बड़ा है F1 से, then there will be a change in the state of body, change in the state of body। आप यहाँ तक पढ़िए, कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, मैं दोपहर में एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, आप इतने नोट्स कंप्लीट करें, जो डेफिनेशंस मैं बोल रहा था वो आप नोट करते जाइए। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।